अपने माँ बापों की जान जगों, धरती माँ के वीर भारत की पहचान है तुम। अगर भरोसा है तुझ पर, मेहनत करो और सफल बनो, वरना कायर बनकर घर बैठो, तुच्छ नीच इंसान हो तुम। जय हिंद। कल यानी इसके पहले वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इतिहास में ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कौन सा समय को ऐतिहासिक काल कहा गया। ऐसा समय जिसमें लोग पढ़ना लिखना जानते थे और उस समय के हमें पुरातात्विक और लिखित दोनों प्रकार के स्रोत मिले हैं और लिखित स्रोत को हम पढ़ भी सके हैं। इस काल को पूरा ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो हम देखते हैं ये ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः 3 प्रकार के स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से? पहला, पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते थे? जैसे उस समय के गांधी के चश्मे रखे हुए हैं, लाठी, ये सब जो जो रखे हुए हैं पुराने सामान, वो सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कौन सा है? विदेशी विवरण। ये विदेशी विवरण कौन सा होता था? विदेशी विवरण यानी जो विदेश से भारत आए, जो विदेश से भारत लेखक आए और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उसे हम विदेशी विवरण के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ये साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत में वह स्रोत आते हैं जैसे जो भारत के लेखक थे, जैसे वाल्मीकि और फिर आर्यभट्ट, ये सब जो भारत के लेखक थे, इन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी, उस पुस्तकों को हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं ये पुरातात्विक स्रोत 2 प्रकार के थे जिनसे हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती थी। पहला कौन सा है? सिक्के यानी क्वाइन। सिक्के मतलब किस काल में किस किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग हुआ था। और दूसरा क्या है? अभिलेख। अब ये अभिलेख क्या होता है? अभिलेख वह होता है जैसे कोई अस्थाई सूचना, अस्थाई संदेश देने के लिए पहले के राजा किसी पत्थर पर कुछ लिखवा देते थे, क्योंकि अगर कागज या और कहीं लिखेंगे तो वो गल जल या सड़ सकता है, लेकिन पत्थरों पे लिखवा देते थे तो अस्थाई होता था कि ये गलेगा या जलेगा नहीं, ना आग में जलेगा ना पानी में गलेगा। ये अस्थाई रूप से भविष्य में जो लोग इसे देखेंगे उन्हें हमारी सूचना प्रदान करेगा। तो अस्थाई रूप से भविष्य में सूचना प्रदान करने के लिए पहले के राजा पत्थरों पर कुछ लिखवा दिया करते थे, उसे हम अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। अब अभिलेख कैसे होते थे? अगर वो अभिलेख इस प्रकार के इसे पत्थर पर लिख दिए गए हैं, पत्थरों पर ऐसे लिख दिए गए हैं, तो उसे हम कहते हैं शिलालेख। अब याद कैसे रखेंगे? सिल बट्टा जानते हैं, सबके घर में सिल होती होगी, तो ये सिल टाइप का है ना, तो इसे शिलालेख कहते हैं। सिल ऐसे ऐसे छीनी भी जाती है, तो समझ लीजिए इसे शिलालेख। और अगर ऐसे पिलर टाइप का कुछ होता था पत्थर, उस पे अगर ऐसे ऐसे लिखवा देते थे राजा, तो इसे स्तंभ लेख कहते हैं। इस स्तंभ लेख का सबसे अच्छा उदाहरण, जिसपे सत्यमेव जयते लिखा है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ स्तंभ लेख का सबसे अच्छा उदाहरण है। उस पे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। और एक होता है जो गुफाओं पर लिख दिया करते हैं, ऐसे जो गुफाओं पर कुछ लिख दिया करते हैं, उसे हम कहते हैं गुफा लेख। उसे हम गुफा लेख कहते हैं। इसे शिलालेख, इसे स्तंभ लेख, इसे गुफा लेख। क्या क्या? शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और इसे गुफा लेख, ये याद रखिएगा। तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से? सिक्के, उसके बाद अभिलेख। अब विदेशी विवरण में वही जो विदेशी आए और जो जो पुस्तकें लिखे उसे हम विदेशी विवरण में रखते हैं। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम उस समय लगभग 3 धर्म मुख्यतः प्रचलित थे। कौन कौन से? पहला हिंदू, बौद्ध और जैन। तो जो हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं उससे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कौन सा ग्रंथ? जो हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और जो जैन और बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं उन्हें हम गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा गैर ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये गैर ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से थे? ब्राह्मण ग्रंथ में तो हिंदू धर्म की पुस्तकें थी। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में पहला था जैन धर्म की पुस्तकें। कौन सी? जैन धर्म की पुस्तकें। दूसरा बौद्ध धर्म की पुस्तकें। कौन कौन सी? बौद्ध धर्म की पुस्तकें। पहला जैन धर्म की पुस्तकें, दूसरा बौद्ध धर्म की पुस्तकें। ध्यान रखिए, यहां हमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है। यहां हमें केवल उस धर्म की पुस्तकें पढ़नी है और उनके लेखक पढ़ने हैं।
कि हाँ, हम केवल एक फाउंडेशन टाइप का तैयार कर रहे हैं कि हमें इतिहास में ऐतिहासिक काल के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी मिली है। तो यानी जो अभिलेख, जो सिक्के मिले, जो अभिलेख मिले, जो ब्राह्मण ग्रंथ मिले, जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ मिले, केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उनके बारे में, उस धर्म के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ वो आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब हम शुरू करते हैं सिक्के। चलिए अब हम सिक्के देखते हैं कि किस किस काल में किस किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले कौन सा समय था? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद कौन सा समय आया? मौर्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये कालों का सीक्वेंस नहीं है, ये सिक्कों का सीक्वेंस है। इसके बीच में बहुत सारे समय आए, लेकिन जो बदलाव हुआ ये सिंधु के बाद मौर्य काल में सिक्कों का बदलाव हुआ। तो इसलिए हम जिस जिस काल में सिक्कों का बदलाव हुआ सिर्फ वही वही अभी देख रहे हैं। तो पहला, सबसे पहला कौन सा समय था? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, उसके बाद कौन सा समय आया? मौर्य काल आया। उसके बाद उसके बाद यूनानी भारत में आ गए। मौर्य काल के बाद यूनानी भारत में आ गए। यूनानियों को हम हिंद यूनानी भी कहते हैं, क्योंकि ये यूनान से आकर और भारत में बसे। यूनान से आकर भारत में बसने के नाते इनको हिंद यूनानी भी कहा जाता है, यूनानियों को। यूनानियों के बाद कुषाण वंश आया। कुषाण के बाद गुप्त वंश आया। कौन सा वंश? गुप्त वंश। अब हम इतना देख लेते हैं कि इस काल में किस किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, यानी मिट्टी के सिक्के बनाए जाते थे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादे सादे मिट्टी के सिक्के बनाए जाते थे, जिन्हें हम टेराकोटा का कहते हैं। क्या? टेराकोटा कहते हैं। ये किसके होते थे? मिट्टी के बनाए जाते थे। मिट्टी के सिक्कों को क्या कहते हैं? टेराकोटा। उसके बाद आया मौर्य काल। मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से? पहला, आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते थे? कि टेराकोटा के सिक्के बिल्कुल सिंपल होते थे, इसमें कोई निशान चिन्ह नहीं बनाया गया होता था। लेकिन जो ये मौर्य काल में आहत सिक्के हुए, ये पहला ऐसा सिक्का था जिसपे मुहर लगाई जाती थी, यानी आप याद रखिए, आघात कर दिया जाता था, मुहर लगा दी जाती थी, यानी कुछ निशान चिन्ह बना दिए जाते थे उस सिक्कों पे। तो पहला, इस पे 3 प्रकार के सिक्कों में पहला सिक्का कौन सा है? आहत सिक्का। आहत सिक्का। दूसरा, पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क सिक्का कौन सा हुआ करता था? इसमें 5 प्रकार के रॉ मटेरियल मिला के बनाए जाते थे। पंचमार्क सिक्कों में 5 प्रकार के रॉ मटेरियल मिला के ये पंचमार्क सिक्का बनाया जाता था। और तीसरा कौन सा है? ये है पण सिक्का। कौन सा? पण सिक्का। पण सिक्कों में चांदी मिला दी जाती थी। कौन सी? क्या मिलाया जाता था? पण सिक्कों में चांदी मिलाई जाती थी। 3 प्रकार के सिक्कों में कौन कौन से हैं? आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का और पण सिक्का। आहत सिक्का में मोहर लगाई जाती थी, पंचमार्क 5 प्रकार के रॉ मटेरियल मिलाए जाते थे, और पण सिक्का में चांदी मिलाई जाती थी। अब हम देखते हैं यूनानी। अब आप याद रखिएगा, यूनानी मतलब आए थे विदेश से, तो हमसे ज्यादा धनी रहे होंगे, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी कर दिए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले यूनानियों ने। किसके सिक्के? सोने के सिक्के जारी कर दिए। आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, अशुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। ये सोने में 4 प्रकार के सिक्कों को पढ़ना है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। उसके बाद कुषाण आए, तो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। उसके बाद आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए। कौन कौन से? यहां सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। कौन से? सर्वाधिक, सोने में सबसे अधिक सिक्के गुप्त वंशों में जारी किए गए। अब जब ढेर सारे सोने के सिक्के जारी करने लगे, तो जाहिर सी बात है, जब ढेर सारा तो कहां इतना सोना पाएंगे, तो सोने की प्रतिशतता यानी सोने की क्वालिटी घटने लगी इनके सिक्कों में। तो ये कौन से? सर्वाधिक सोने के सिक्के और अशुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए? गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के। उसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के पहले जारी किए गए गुप्त काल में। उसके बाद जब कम होने लगी क्वालिटी, तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का समय आया। तो चंद्रगुप्त होशियार था। जैसे कि अगर आज आप देखते हैं, एग्जांपल स्वरूप, अगर आज आप देखिए कोई 9-10 लाख की बुलोरो लेके जा रहा है, तो उसका कोई भौकाल नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर कोई एक बुलेट 2.5 लाख का बुलेट लेके जा रहा है, तो उसका बहुत भौकाल है, जबकि उस बुलोरो में 4 बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिस स्तर में भी रहें,
जिस भी स्तर में रहे वहां सबसे उच्च रहे। तो इनके कहने के मतलब ये अशुद्ध सोने का सिक्का जारी करने से अच्छा है हम शुद्ध चांदी के क्यों ना सिक्के जारी कर दें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए। कौन से शुद्ध चांदी के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड ने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी कर दिए। अब आए एक समुद्रगुप्त जी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश में जब आए तो ये मयूर वाले सिक्के जारी किए। कौन से? ये जो सिक्के जारी किए उसपे मयूर की फोटो यानी मयूर का चिन्ह बना होता था। मयूर वाले सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए। मयूर किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने मयूर वाले सिक्के जारी किए। अब इसी गुप्त काल में ही कौड़ियां भी चलती थी। क्या? कौड़ियां भी चलती थी। कौड़ियां क्या होती थी? ये पत्थरों की होती थी। अगर फूट जाती थी तो इसकी वैल्यू खत्म, अगर ये समूच है, सीधी है, सही है, फूटी नहीं है तो इसकी वैल्यू होती थी। सिक्कों के रूप में कौड़ियां भी प्रयोग की जाती थी गुप्त काल में। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा काल आया। गुप्त काल के बाद आया सातवाहन वंश। सातवाहन किस प्रकार के सिक्के का प्रयोग करते थे? ये शीशे के सिक्के का प्रयोग करते थे। कौन से? शीशे के सिक्के का प्रयोग करते थे। सातवाहन शीशे के सिक्के का प्रयोग करते थे। सासे सातवाहन, सासे शीशे का सिक्के, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हुमायूं का काल। हुमायूं के काल में चमड़े के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। कौन से? चमड़े के सिक्के का प्रयोग हुमायूं के काल में किया जाता था। और फिर उसके बाद आता है शेरशाह सूरी का काल। कौन सा? शेरशाह सूरी का काल आया। शेरशाह सूरी के काल में 3 प्रकार के सिक्के जारी किए गए। कौन कौन से? पहला दाम, दूसरा रुपया, तीसरा असरफी। दाम गरीब वर्ग के लोगों के लिए था, रुपया मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था और असरफी अमीर वर्ग के लोगों के लिए था। दाम तांबे का बना होता था, रुपया चांदी का बना होता था और असरफी सोने का बना होता था। याद रखिए शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के जारी किए। कौन कौन से? दाम जो तांबे का बना होता था। किसका? तांबे का बना होता था। दूसरा रुपया चांदी का बना होता था। किसका? चांदी का बना होता था। और तीसरा असरफी यानी असरफी किसका बना होता था? सोने का बना होता था। दाम गरीब वर्गों के लिए था, रुपया मध्यम वर्ग के लिए था और असरफी उच्च वर्ग के लिए था। चलिए अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सिक्के तो खत्म हो चुके। सिक्कों में सबसे पहले कौन सा समय था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के मिले हैं हमें? टेराकोटा के। उसके बाद मौर्य काल आया। मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। कौन से? आहत, पंचमार्क और पण सिक्के। आहत सिक्के जिन पे मुहर लगाई जाती थी, पंचमार्क जिनमें 5 प्रकार के रॉ मटेरियल मिलाए जाते थे, उसके बाद पण जिसमें चांदी मिलाई जाती थी। उसके बाद आई यूनानी, भारत में आए तो यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद कुषाण आए तो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। उसके बाद गुप्त आए तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, ढेर सारे सोने के सिक्के जारी किए। तो जब ढेर सारा हुआ तो क्वालिटी कम हो गई, तो गुप्तों ने ही अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त काल में आए तो उन्होंने अशुद्ध सोने के सिक्के जारी करने से अच्छा शुद्ध चांदी के सिक्के जारी करना उचित समझा। उसके बाद समुद्रगुप्त जी जब आए तो गुप्त काल में, तो समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर मयूर के मुहर लगवा कर सिक्के जारी किए, यानी मोर के चिन्ह बनवाकर। और इसी गुप्त काल में कौड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। इसके बाद सातवाहन वंश आया। सातवाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया। कौन सा? शीशे का सिक्का जारी किया। सातवाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया। उसके बाद आया हुमायूं का काल। हुमायूं के काल में चमड़े के सिक्के जारी किए जाते थे। कौन से सिक्के? चमड़े के सिक्के जारी किए जाते थे। उसके बाद आया शेरशाह सूरी का समय। तो शेरशाह सूरी के समय में 3 प्रकार के सिक्के जारी किए गए। कौन कौन से? पहला दाम, दूसरा रुपया, तीसरा असरफी। दाम तांबे का बना होता था, रुपया चांदी का बना होता था और असरफी सोने का बना होता था। दाम गरीब वर्ग के लिए था, रुपया मध्यम वर्ग के लिए था और असरफी अमीर वर्ग के लिए था। चलिए अब हम सिक्के खत्म कर चुके। इतिहास के 3 प्रकार के स्रोतों में से सिक्के खत्म कर चुके और अभिलेखों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, केवल जान लेते हैं ये अभिलेख क्या होते थे और इसकी शुरुआत किसने की। क्योंकि अगर हम इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं तो जो सिक्के थे वो थोड़े से थे, हम 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर अभिलेख को अभी पढ़ने लगे तो याद नहीं होगा, क्योंकि ये ढेर सारे राजाओं ने अपने अपने अभिलेख जारी किए। तो अभिलेखों में हमें क्या पढ़ना है?
किस राजा से कौन सा अभिलेख संबंधित है और कहां पाया गया। तो ये जब हम राजा पढ़ेंगे सीक्वेंस में, तो जौन सा राजा आएगा उस राजा के काल में कौन सा अभिलेख था और कहां मिला है, ये उसी समय पढ़ लेंगे। बस जान लेते हैं ये अभिलेख होता क्या है। अभिलेख यानी पहले के राजा जो होते थे वो भविष्य में अस्थाई सूचना, कोई अस्थाई सूचना देने के लिए पत्थरों पर कुछ लिखवा दिया करते थे। क्योंकि अगर कागज पे या और किसी ताड़पत्र या और कहीं लिखवाते तो वो गल या जल सकता था, आग में जल सकता था, पानी में गल सकता था। लेकिन अस्थाई सूचना यानी भविष्य में जो भी देखे वो उनकी सूचना को जान सके, पा सके, इसके लिए वो पत्थरों पर लिखवा दिया करते थे। इसे ही हम अभिलेख कहते हैं। अब अभिलेख 3 प्रकार के मिले हैं। कौन कौन से? अगर ऐसे सीधा ऐसे पत्थर होता था, अगर पत्थरों पे ऐसे ऐसे लिख दिए गए हैं तो इसे हम शिलालेख कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? सबके घर में सिल होती होगी, सिलबट्टा, तो सिल की टाइप का ये है ना, तो इसलिए इसको शिलालेख कहते हैं। दूसरा, अगर ऐसे 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 अगर स्तंभ टाइप के किसी पत्थर पे ऐसे कुछ लिखा गया है तो इसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये स्तंभ लेख का सबसे अच्छा उदाहरण है। और तीसरा, अगर किसी गुफा पर कुछ लिख दिया गया है तो उसे हम गुफा लेख कहते हैं। क्या? इसे शिलालेख, शिलालेख और इसे स्तंभ लेख, स्तंभ लेख और गुफा वाले को गुफा लेख कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये अभिलेख होते थे। तो बस अभिलेखों की शुरुआत भारत में कौन किया था? अभिलेखों की शुरुआत भारत में अशोक किए थे। लेकिन क्या अपनी मर्जी से? नहीं। अब अशोक जो थे ये ईरान के शासक डेरियस से कॉपी कर लिए थे। यानी दुनिया में सबसे पहले अभिलेखों का प्रयोग, अभिलेखों को लिखवाने का कार्य कौन करता था? ईरान के शासक डेरियस करते थे। तो भारत में अशोक ने ईरान के शासक डेरियस से कॉपी कर लिया था अभिलेखों का खुदवाना। तो सबसे पहले कौन शुरू किया भारत में? अशोक। दुनिया में ईरान के शासक डेरियस। देख लेते हैं। अभिलेख जो पत्थरों पर अस्थायी सूचना के लिए, भविष्य में अस्थायी सूचना देने के लिए लिखवाए गए उसे अभिलेख कहते हैं। इसको दुनिया में सबसे पहले किसवाना प्रारंभ किया? ईरान के शासक डेरियस ने। ईरान के शासक डेरियस ने सबसे पहले दुनिया में खुदवाना प्रारंभ किया। भारत में इसको अशोक ने प्रारंभ किया। किसने? अशोक ने। अशोक के 14 शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है, 14 अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है। अशोक ने भारत में प्रारंभ किया। अब हम पढ़ते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण यानी भारत में कौन कौन से विदेशी आए और उन्होंने अपनी कौन कौन सी पुस्तक लिखी जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब हम इतिहास के बारे में जानकारी जो विदेशी स्रोत मिले हैं उसे हम पढ़ते हैं। विदेशी स्रोतों को हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जैसे ये किताबें हैं और अजीब अजीब टाइप के नाम हैं लेखकों के, तो ये हमें आसानी से याद नहीं होता है। तो इसे हम 4 सीक्वेंस में बनाकर पढ़ते हैं जो याद करने में हमें थोड़ा आसानी होगी। पहला, जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस थे लेखक, उन्हें देख लेते हैं। दूसरा, जो यूरोप से भारत आए उन्हें देख लेते हैं। तीसरा, जो चाइना से भारत आए उन्हें देख लेते हैं। चौथा, जो मुस्लिम लेखक भारत आए उन्हें देख लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे थे, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता कहा जाता है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस के। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। याद रखिएगा, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। और इसके बाद है एक प्लीनी, जिनकी पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। और प्लीनी की कौन सी है? नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी? नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है? प्लीनी की। और हेरोडोटस की कौन सी है? हिस्टोरिका। इसके बाद कौन सी आए? एक आए टालमी नामक वैज्ञानिक। कौन कौन आया? टालमी नामक वैज्ञानिक। टालमी लेखक ने, इन्होंने कहा, वो बिल्कुल महाचूतिया था टालमिया। ये क्या बताया कि ये पृथ्वी एक जगह रुकी है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टालमिया ने क्या बताया? चूतिया था, महाबकलोल था। ये क्या बताया कि ये सूर्य पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। अब अनहरम कनवा राजा था भैया, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था, सब देखते थे सूर्य वहां उगता है, घूमते पूरब से घूमते घूमते पश्चिम चला जाता है, तो लोग मान गए और ये एक पुस्तक इसी पे लिख डाला। कौन?
टालमी ने एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम जियोग्राफिका है। क्या? जियोग्राफिका। जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिख डाली टालमिया ने। झूठ है, झूठ है, बिना जाने बूझे कुछ। क्या बताया? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और सब मान गए इसको, एक वैज्ञानिक महान ज्ञाता मानने लगे। तो इसकी पुस्तक का क्या नाम? जियोग्राफिका। और प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम? नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। और हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम? हिस्टोरिका। हिस्टोरिक। उसके बाद अब देख लेते हैं, टालमी हो गया। अब एक पुस्तक मिली जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या नाम था? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक की कोई जानकारी नहीं है। इसके लेखक का पता ही नहीं है, कौन सा लेखक, कौन सा आदमी, कौन सा भूत प्रेत, क्या किसने लिखकर ये पुस्तक चला गया। तो ये चार लोग इंटरनेशनल लेवल पर फेमस थे। ये चार पुस्तकें देखिए, हेरोडोटस की हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, और टालमी की जियोग्राफिका, और एक पुस्तक जिसके लेखक अज्ञात है, ज्ञात नहीं हमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अब ये इंटरनेशनल लेवल के हो गए। अब हम देखते हैं कि यूरोप से कौन कौन से लेखक आए। एक लेखक जो था वो यूरोप से चीन की यात्रा पर आया। कहाँ आया? चीन की यात्रा पर। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हमें तो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो चीन की यात्रा पर आया तो उसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जो चीन की यात्रा पर आया और चीन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा, तो उसने क्या लिखा कि चीन का व्यापार भारत से होता था। तो हम इतने होशियार भारतीय, कितने होशियार हैं आप जानते ही हैं। तो भारतीय समझ गए कि अगर चीन का व्यापार भारत से होता था तो भारत का व्यापार चीन से होता था। मतलब वो लिखे चीन के बारे में और जानकारी हम अपने बारे में ले लिए। होशियार है ना हम लोग, भारतीय बहुत होशियार हैं। तो उन्होंने चीन के बारे में लिखा तो हम भारत जान गए कि हाँ, भारत का व्यापार भी चीन से हुआ करता था। उनका क्या नाम था? मार्को पोलो। इटली में इनका घर था। ये कहाँ रहते थे? इटली से आए थे। मार्को पोलो चीन की यात्रा पर आए, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? चीन की यात्रा। चीन की यात्रा। इसके बाद एक और लेखक था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भारत आया, यूरोप से मेगस्थनीज भारत आया, लेकिन ये अकेले नहीं आया था। मेगस्थनीज अपने काम से भी नहीं आया था। मेगस्थनीज एक योद्धा के साथ आया था। क्या करने के लिए? योद्धा का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। बिहार के एक राजा का क्या नाम है? चंद्रगुप्त को मारने आया था। बिहार के एक राजा थे चंद्रगुप्त, उन्हें मारने के लिए सेल्यूकस निकेटर के साथ ये मेगास्थनीज आया था। लेकिन जब यहां आया तो भैया भारत के किसी राजा को वो मार पाएंगे? यूरोपी तो आए बस चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें कूच दिए और उनकी बिटिया से बिहाव कर लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय सेल्यूकस निकेटर को मार पीट के उनकी बेटी से शादी कर लिए। अब जब उनकी बेटी से शादी कर लिए तो ये सेल्यूकस निकेटर इस मेगास्थनीज को अपनी बेटी की देख रेख के लिए यहीं छोड़ गया कि देखो ये ठीक से महाराज का खून वून पियती है कि नहीं। तो ये मेगास्थनीज को यहीं छोड़ गए। उसके बाद तो मेगास्थनीज जब यहीं रहने लगा तो उसने यहाँ का माहौल देखा, जो कुछ देखा वो अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत अच्छे तरीके से लिखा। किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अगर हमें भारत के बारे में सबसे अच्छा कोई विदेशी स्रोत जानकारी देता है तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक। क्या नाम? कौन सी पुस्तक? अब भारत के बारे में सबसे अच्छी जानकारी विदेशी स्रोतों में जो देती है वो है मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक। अब ये हो गया यूरोप से जो आए थे। अब हम देखते हैं चीन से भारत में कौन कौन से लेखक आए थे। कौन? चीन से भारत में कौन कौन से लेखक आए थे? तो चीन से 3 लेखक आए। कौन? ह्वेनसांग पहला। ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में पढ़ने आया था। कौन? ह्वेनसांग भारत में पढ़ने आया था, लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और वहीं मास्टर हो गया, वहीं प्रोफेसर हो गया ह्वेनसांग। उसके बाद फाहयान। फाहयान। उसके बाद इत्सिंग। इत्सिंग। ह्वेनसांग, फाहयान और इत्सिंग। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयू की। क्या नाम है? सीयू की। सीयू की किसकी पुस्तक का नाम है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम। आप याद रखिएगा, ह्वेनसांग, सांग सा से सीयू की। फाहयान, फा से फो क्यू की। क्या नाम है? फो क्यू की।
फायान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। हुएनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और ये इत्सिंग जो आया था, इत्सिंग ने बौद्ध ग्रंथ जो थे, त्रिपिटक थे नहीं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये त्रिपिटक यानी जो बौद्ध ग्रंथ थे उनकी 400 फोटोकॉपी करके चीन लेके गया। कितनी? 400 फोटोकॉपी करके लेके गया। इत्सिंग जो था ये 400 फोटोकॉपी के, पहले मशीन नहीं हुआ करते थे, हाथों से लिखवा कर, हाथों से टाइप करवा के ये इत्सिंग 400 कॉपी। अब हम देख लेते हैं कि मुस्लिम शासक कौन कौन से, मुस्लिम लेखक कौन कौन से भारत में आए। कौन? अब मुस्लिम लेखक कौन कौन से भारत में आए? तो पहला था अल मसूदी, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। अल मसूदी की पुस्तक का नाम, अल मसूदी जो था ये मौसम के बारे में जानकारी दिया। किसमें? मौसम के बारे में जानकारी कौन दिया? अल मसूदी। याद रखिएगा, माँ, मसूदी में माँ है ना, क्योंकि ये एकदम बाप बेटा लग रहे हैं, नाम एकदम मिल रहा है ना, तो इनमें कंफ्यूजन बहुत होगी। अल मसूदी में माँ है तो ये मौसम के बारे में जानकारी दे रहा है। और अल बरूनी जो थे इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। ऐसे मुस्लिमों के नाम भी अजीब होते हैं, तो इनकी अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये किसकी पुस्तक थी? किताब उल हिंद अल बरूनी की। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रहेला। रहेला किसकी पुस्तक का नाम था? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रहेला। और अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम मतला ए शाहीन। क्या था? अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम मतला ए शाहीन था। क्या नाम था? मतला ए शाहीन। ये अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम था। फिर देख लीजिए, अल मसूदी मौसम के बारे में जानकारी देता। यहाँ अल मसूदी में माँ है तो मौसम याद रखिएगा। अल बरूनी किताब उल हिंद। अब्दुल रज्जाक मतला ए शाहीन नामक पुस्तक लिखा। इब्न बतूता रहेला नामक पुस्तक लिखा। कितना अच्छा होता ना रज्जाक रहेला, अगर रज्जाक ने रहेला नामक पुस्तक लिखी होती, हमें याद करने में आसानी होती। लेकिन ये पता नहीं क्या लिख के चले गए, अपने मर्जी से, हमारा सुनते नहीं, हमारे हिसाब से भी हमें याद करना ये नहीं सोच पाए ये लोग हैं। रज्जाक रहेला लिखा होता, इब्न बतूता ई से कुछ लिखा होता, याद करने में आसानी हो जाती। अब यहाँ में रटना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, अब्दुल रज्जाक कौन सी पुस्तक लिखे? मतला ए शाहीन। उसके बाद इब्न बतूता कौन सी पुस्तक लिखे? रहेला। अल बरूनी किताब उल हिंद। और देखिए अल बरूनी बा है ना, अल बरूनी तो किताब बा। याद रखिएगा, किसी तरीके से याद रखो यार, क्योंकि याद रखना बहुत मजबूरी है हम लोगों की, याद नहीं रहेगा पेपर कैसे निकलेगा। चलिए, अल बरूनी किताब उल हिंद, अल मसूदी मौसम के बारे में जानकारी देता, अब्दुल रज्जाक मतलाए शाहीन, इब्न बतूता रहेला। चलिए अब हम ऐतिहासिक काल के इन जो स्रोत पढ़े उसका हम फटाफट एक साथ रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। कौन कौन से? पहले सिक्के पढ़ रहे थे, तो सिक्कों में सबसे पहला कौन सा समय था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से किस प्रकार के सिक्के प्रयोग होते थे? टेराकोटा के सिक्के प्रयोग होते थे। उसके बाद कैसा समय आया? मौर्य काल। मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से? आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के और पर्ण सिक्के। आहत सिक्के में मोहर लगाई जाती थी, पंचमार्क सिक्कों में 5 प्रकार के रॉ मटेरियल प्रयोग किए जाते थे और पर्ण सिक्कों में चांदी का प्रयोग किया जाता था। यूनानी आए, उसके बाद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने प्रारंभ किए। उसके बाद कुषाण आए तो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। उसके बाद गुप्त आए तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। कौन से? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। और जब सर्वाधिक ढेर सारा जारी किए तो वह अशुद्ध हो गया, क्योंकि ढेर सारा सोना तो था नहीं, सिक्का ज्यादा जारी कर दिए तो उसमें कुछ और मिलाने लगे, कुछ और मिलाना पड़ा तो सोने की मात्रा कम हो गई और अशुद्ध सोने के सिक्के। तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के। और जब चंद्रगुप्त आए तो उन्होंने सोचा कि अशुद्ध सोने के सिक्का जारी करना अच्छा है कि शुद्ध चांदी का सिक्का जारी कर लें, तो शुद्ध चांदी के सिक्के। और समुद्रगुप्त आए तो ये मयूर वाले सिक्के जारी करने लगे, यानी उस पे मयूर का चिन्ह सिक्के पे बना होता था। उसके बाद कौड़ियों का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ करता था। तो उसके बाद आए सातवाहन। सातवाहनों ने शीशे का सिक्के जारी किए। सासे याद रखिएगा, सासे सातवाहन, सासे शीशे। हुमायूं का समय आया, हुमायूं चमड़े का
सिक्के जारी किए, हुमायूं के काल में चमड़े के सिक्के जारी किए गए। अब शेर शाह सूरी जी आए, तो शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया। कौन सा? सबसे गरीब वर्ग के लिए दाम, दाम तांबे का बना होता था। मध्यम वर्ग के लिए रुपया, रुपया चांदी का बना होता था। और उच्च वर्ग के लिए असरफी, असरफी सोने का बना होता था। अब हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक करके अगर अभी पढ़ लेंगे तो हमें याद नहीं होगा। एक एक करके जो राजा को पढ़ेंगे, जिस जिस राजा को पढ़ेंगे उसके साथ उसके अभिलेख को पढ़ लेंगे। तो जान लेते हैं अभिलेख क्या था, इसकी शुरुआत भारत में और दुनिया में किसने की। तो अभिलेख पत्थरों पर जो अस्थायी सूचना के लिए, भविष्य में अस्थायी सूचना देने के लिए जो पत्थरों पर लेख लिखवाए जाते थे, उसे हम अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख की शुरुआत दुनिया में किसने की? डेरियस ने। उसे सीखकर, उसी से देखकर, उसी की कॉपी करके अशोक ने भारत में शुरुआत की। अब देखते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में पहले देख लेते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे थे, दूसरा जो यूरोप से आए, तीसरा जो चाइना से आए, चौथा जो मुस्लिम आए। इन 4 प्रकार 4 सीक्वेंस में देखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। पहले जो विदेशी विवरण में है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। उसके बाद प्लिनी, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद टालमी, टालमी ने बताया कि ये सूर्य पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो कि गलत है। तो और इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है जियोग्राफिका। उसके बाद एक पुस्तक मिला जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या नाम है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के बारे में किसी लेखक का पता ही नहीं है, कौन किस लेखक ने इस पुस्तक को लिखा। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी अज्ञात लेखक की है। उसके बाद देखते हैं चीन से, वो यूरोप से कौन कौन से लेखक आए। तो यूरोप से एक लेखक मार्को पोलो, जिसका नाम था मार्को पोलो, वो चीन की यात्रा पर गया। तो चीन की यात्रा पर गया और वहां के बारे में लिखा कि चीन का व्यापार भारत से होता था, तो भारत का भी व्यापार चीन से होता था। इसका मतलब यही है, चीन की यात्रा मार्को पोलो का है। उसकी पुस्तक का नाम भी चीन की यात्रा था। उसके बाद मेगस्थनीज, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ बिहार के राजा यानी मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय को मारने आए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने सेल्यूकस निकेटर को खूब कूचा। उसके बाद उनकी बेटी से ब्याह कर लिया। तो जब उनकी बेटी से ब्याह कर लिया तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपनी बेटी की देखरेख के लिए यहीं छोड़ गए। तो उनकी मतलब मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगर भारत के बारे में सबसे अच्छी जानकारी लेनी है तो मेगस्थनीज की इंडिका है। उसके बाद हम देखते हैं चीन से कौन कौन से लेखक आए। चीन से आए ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग। याद रखिएगा, ह्वेनसांग सासिस सीयू की, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयू की, फाहियान की पुस्तक का नाम फोक्यू की, फासे फाहियान फासे फोक्यू की। उसके बाद इत्सिंग, इत्सिंग ने बौद्ध ग्रंथों की 400 कापियां करा के लिखा के और लेके गया। कौन? इत्सिंग ने 400 कापियां लेके गया। और उसके बाद आते हैं जो मुस्लिम भारत में आए। कौन कौन आए? अल बरूनी, अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। उसके बाद आया अल मसूदी, अल मसूदी याद रखिएगा। अल बरूनी बा, इसमें बा है ना, तो किताब बा याद रखिएगा। अल बरूनी अल मसूदी बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूजन बहुत होगी। तो अल बरूनी इसमें बा है तो किताब उल हिंद, किताब में बा है। उसके बाद अल मसूदी इसमें माँ है, तो इससे मौसम के बारे में जानकारी मिली। कौन? अल बरूनी किताब उल हिंद, अल मसूदी मौसम के बारे में जानकारी। उसके बाद आते हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता इनकी पुस्तक का नाम रहेला है। चलिए आज हम विदेशी विवरण तक पढ़ चुके हैं। अब साहित्यिक स्रोत अगले वीडियो में पढ़ देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।